ईरान इस वॉर को कम्प्लीटली हार चुका है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाऊँ। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। Going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. उनके अकॉर्डिंग ईरान में एक बार फिर से डेमोक्रेसी आने वाली है और एक बार फिर से ईरान सेक्युलरिज्म की ओर जाने वाला है। लेकिन ईरान के एक्शन देखने के बाद ये सारी चीज एक मोनोपोली लगने लगती है। जब से ईरान पे इजराइल और यूएसए ने अटैक किया है, ईरान ने अभी तक पूरे गल्फ कंट्रीज को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। वो हर एक कंट्री पे स्ट्राइक कर रहा है जिसमें यूएस का एयरबेस और जिस देशों को यूएस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का दावा किया है, उन सारी देशों पे पूरी तरीके से ईरान का डोमिनेशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा है और बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज को इसका एक्सेस मिल रहा है। इजराइल पे भी बहुत सारे डेंजरस अटैक्स हो रहे हैं। टेल अवीव जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज और इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि इजराइल ने वीडियो अपलोड करने से ही बैन लगा दिया है। और इन सारी चीजों को रिटेलिएट करते हुए यूएस कुछ ऐसे कदम ले रहा है जो पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और यूएन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। यूएन के टॉप लीडरशिप जो वॉर को कंट्रोल करते हैं ताकि वॉर्स न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये वॉर बहुत जल्द ही न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने वाला है। और हम लोग एक टाइम के ऐसे एज पे हैं जहां से न्यूक्लियर वॉर होना बहुत दूर नहीं बचा है। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंचा कैसे, इसको समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये है ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट शहर तेहरान और इस प्लेस का नाम है पॉस्टर स्टेट। यहाँ पे ईरान के सबसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते हैं और यहीं पे ईरान के सारी सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती है और ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप भी यहीं पे रहती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर अली खामेनी। पिछले 2 साल से इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इसी शहर के पूरे सीसीटीवी कैमरास को हैक करके इन्हीं टॉप लीडरशिप पे निगरानी रखा था और ईरान के सारे सीक्रेट मिशन का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इजराइल भेज रहा था। पिछले 2 साल में वो हर कुछ ट्रैक कर चुका था। सुप्रीम लीडर कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनकी मीटिंग्स कहाँ पे होती है, उनके हर मीटिंग में कौन कौन से लोग होते हैं, इन सारी चीजों को पूरी डिटेल में कलेक्ट करने के बाद इजराइल के पास भेज दिया और इन सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके इजराइल एक सही मोमेंट का वेट कर रहा था। और वो मोमेंट आता है 28 फरवरी 2026 को। इसी पॉस्टर स्ट्रीट के 2 अपार्टमेंट्स में 2 अलग अलग मीटिंग्स चल रही थी ईरान की। लेकिन तभी इजराइल के 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के रडार को डॉच करते हुए इन दोनों अपार्टमेंट्स पे परफेक्टली हिट करते और एक झटके में ईरान के टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। सैयद अली हुसैनी खामेनेई शहद शाही गवाराय शहादत را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. विदिन अ वीक ईरान अपने 3 सुप्रीम लीडर खो चुका था और 3 बार अपने टॉप लीडरशिप का सफाया होते हुए देख चुका था। इस हमले के बाद इजराइल और यूएसए को लगा कि अब रिजीम चेंज करना बहुत ही आसान हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए एक बात भूल रहा था कि ईरान इराक नहीं है, कि एक बार सद्दाम हुसैन मर गया तो पूरे इराक यूएस के कंट्रोल में आ गए। अली खमेनी को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे ईरान को उन्होंने 31 पार्ट में बांट दिया था और हर पार्ट के एक अपने लीडर थे और उस एरिया का डिसीजन उनके हाथ में था। तो अब एक सुप्रीम लीडर बट के 31 सुप्रीम लीडर में हो चुके थे। तो अब इस पॉइंट पे यूएस को समझ में ही नहीं आ रहा कि नेगोशिएशन डील करे तो करे किससे, और एक बार में 31 लीडर को एक साथ एक पेज पे लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल का रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि गल्फ के सारे कंट्रीज पे डेडली अटैक्स ईरान कर रहा है। ईरान पूरी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, उन सारे कंट्रीज को, उन एयर बेसेस को उड़ा रहा है जो यूएस के कंट्रोल में। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ईरान इस वॉर को जीत रहा है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम आगे समझें। अभी हम देखते हैं कि करंट में चल क्या रहा है। तो अगर इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली देखें तो ईरान का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर यूएस एक बार मन बना लिया तो ईरान को खत्म करने में यूएसए को 1 हफ्ते से भी ज्यादा नहीं लगता। लेकिन ये चीज भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान एक ऐसा कंट्री है आज के टाइम पे कि वो पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर बन चुका है। इस कंट्री में इतना पावर है कि इस पूरी दुनिया का एनर्जी प्रोडक्शन एक चुटकी में बंद कर सकता है। और इसीलिए कभी भी यूएस ये नहीं चाहेगा कि वो फुल फ्लेजिड वॉर ईरान के साथ चालू करे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इंडिया का 20 to 30% एनर्जी एक्सपोर्ट ईरान करता है। चाइना के केस में यही परसेंटेज बढ़ के 40% तक चला जाता है और जापान जैसे कंट्री में ये परसेंटेज तो 80% तक चला जाता है। तो ईरान भले ही एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन वो हर एक कंट्रीज का बैकबोन है
जो एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जो बहुत बड़ी पावर होल्ड करती है। तो कभी भी चाइना, जापान और इंडिया ये नहीं चाहेगा कि ईरान को फार्म हो, और इसका रिजल्ट हमने ईरान के साइड से भी देखा है, क्योंकि जब उसने इजराइल के तेल अवीव पे अटैक किया तो उसके मिसाइल पे लिखा था थैंक्स टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। और ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स वर्क करती है। ईरान के ना हारने का दूसरा फैक्टर ये है कि ईरान इराक और सीरिया नहीं है कि वो एक मिशन में खत्म हो जाए। ईरान बहुत बड़ा है, ये कंट्री इराक से 4 गुना बड़ा है और ज्योग्राफिकली एक ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे चारों तरफ से माउंटेन रेंज बंधे हैं और इसको एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ईरान के पास पूरी कैपेसिटी है डिस्ट्रक्शन को झेलने की। जैसे अभी के टाइम पे इजराइल को अगर ईरान को पीछे करना है तो 20 अटैक्स करने पड़े, लेकिन वही चीज अगर ईरान चाहे तो वो मात्र 2 से 3 अटैक में कर सकता है। और इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि इजराइल एक बहुत छोटी कंट्री है। तो अभी तक आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या अमेरिका इस वॉर को हार गया? अमेरिका कभी भी किसी वॉर को नहीं हारता और इन सारे वॉर को वो वॉर कंसिडर भी नहीं करता। इन सारे वॉर को आप प्रॉक्सी वॉर या सूडो वॉर बोल सकते हैं। और ये ईरान पहला कंट्री नहीं है जो इसके साथ ये हो रहा है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस सिचुएशन को पहले बहुत सालों तक फेस कर चुके हैं। और ईरान में भी ये पहली बार नहीं हुआ। इसका स्टार्टिंग 1950 से चालू हुआ है, जब पहली बार ईरान ने डिसाइड किया था कि हम ट्रेड को डॉलर में नहीं यूरोज में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला अटैक हुआ था। इसका दूसरा अटैक तब हुआ था जब इस्लामिक रिजीम चेंज हुआ था। तीसरा अटैक तब हुआ था जब अली खमेनी लीडरशिप में आया था। और ये अटैक ऐसे ही कंटिन्यू होता गया। अमेरिका इन सारे कंट्रीज पे हर बार अटैक करेगा जब भी उसे थोड़ा सा भी थ्रेट समझ में आए। और ये स्टांस बहुत ही हिपोक्रेटिकल है। एक कंट्री एक टाइम पे ईरान को खुद अलाउ किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले और सारे ईरानियंस को हेल्प भी किया था स्टडीज में और एक्सपेरिमेंट में, ताकि वो जल्दी से जल्द न्यूक्लियर वेपन बना ले। आज अमेरिका एक्सक्यूज देता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, इसीलिए हम लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। और यही बताता है कि एक वेल्दी कंट्री, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की कंट्री, एक छोटे छोटे कंट्री के साथ क्या कर सकती है। इस वॉर का अगर आप आफ्टर एंड बिफोर एनालिसिस करोगे तो आप इस वॉर के स्टांस को बिल्कुल भी समझ सकते। इस वॉर के पहले $1 इक्वल्स टू 89 और 88 रुपीज के समथिंग था, लेकिन आज 95 पे चला गया है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में ऑल टाइम हाई पे है। एलपीजी शॉर्टेज हो चुका है, एनर्जी प्रोडक्शन पे स्टॉप लग चुका है। और इन सब का फायदा किसको जाएगा? उन सारे कैपिटलिस्टिक लोगों को जो यूएस को कंट्रोल करते हैं। और यही सब करके यूएसए अपने डोमिनेशन के लाइन को ड्रॉ करता है। लेकिन हम लोग बस होप कर सकते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए और न्यूक्लियर वॉर तक ना जाए। और इस डोमिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप यूएस कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में करे। और इसको करने के लिए उसने नेवी डिप्लॉय कर दिया है, मिलिट्री का बजट बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ मिलिट्रीज को भी बढ़ा दिया है, ताकि ये काम जल्द से जल्द हो। और एक बार यूएस इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी प्रोडक्शन का मालिक मात्र एक कंट्री को। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप छोटा सा डोनेशन भी दे सकते हैं, ताकि हम अपने काम को ऐसे ही बढ़ाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।